हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। जैसा भी आप सभी बच्चों को पता होगा, आज से सिर्फ 2 दिन रह गए हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बीएससी नर्सिंग के। यानी कि आज 19 तारीख हो चुकी है, कल है 20 तारीख और आपको 21 तारीख को बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे थे सर भैया एक बहुत ही इजी, हार्ड, मॉडरेट हर टाइप के कुछ क्वेश्चंस करा दो हमें मॉडल पेपर के रूप में, ताकि अगर किसी भी प्रकार का पेपर आए तो हम उन पेपर को सॉल्व कर पाए। आज हम इस मॉडल पेपर में जो मॉडल पेपर है उसका जो हम मॉडल पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल लेकर के आए वो एकदम इजी वाला लेकर के आए हैं। डिफिकल्टी लेवल इजी है। इससे पहले जो हमने मॉडल पेपर सानिया मैम के द्वारा करवाए थे वो इंटरमीडिएट लेवल के थे। कल शाम को 6 बजे आपकी लाइव मैराथन क्लास होगी फिजिक्स की, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हर टाइप के कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे। और उस मैराथन क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस मॉडल पेपर में आपको 2 पार्ट मिलेंगे। पार्ट 1 हम 24 क्वेश्चन करेंगे और बाकी के बचे हुए पार्ट 2 में करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप 1.5 से 2 घंटे के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। और कल जो मैराथन की क्लास होगी उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स के 50-50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इजी, इंटरमीडिएट एंड हार्ड, सभी तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और आज शाम को 6 बजे आपको पता होगा कि आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड की मैराथन क्लास है हमारे इसी चैनल पे, तो उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो देखो बच्चों, क्वेश्चंस को देख करके कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई बहुत इजी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो भैया मैंने पहले ही बता दिया डिफिकल्टी लेवल एकदम इजी है, ठीक है। इजी होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको कुछ क्वेश्चंस में डाउट होगा, ठीक है, और वो इन क्वेश्चंस को भी नहीं कर पाएंगे। तो भाई एंजॉय करो क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस करा रहा हूं उनको देखो, पढ़ो, ताकि हो सकता है आपके एग्जाम में यही देखने को मिल जाए। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन का पहला नियम क्या है। बच्चे को पता है कि जो पहला न्यूटन का नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। जिन बच्चों को बहुत इजी लग रहा हो वह मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि सेकंड लॉ क्या होता है न्यूटन का। पहला न्यूटन का लॉ सबको पता होता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, तीसरे वाले को एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। क्या किसी को सेकंड लॉ के बारे में पता है? अगर आपको सच में सेकंड लॉ के बारे में पता है तो जरूर बताएं। क्या वह लॉ ऑफ मोमेंटम है, एक्शन रिएक्शन है, ग्रेविटेशन है, कौन सा है? यदि इनमें से भी नहीं है तो कौन सा है, उसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं कि सर भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या पूछा मैंने? सेकंड लॉ पूछा है, उसका जवाब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की एसआई यूनिट के बारे में बोला गया है। तो करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। ओम होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, वोल्ट होती है, किसकी होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्टेज की होती है, किसकी होती है? वोल्टेज की होती है, याद रखना। और वॉट किसकी होती है? ये होती है पावर की, याद रखना। मैंने यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक करंट का पूछ करके 4 ऑप्शन दिए, उन चारों ऑप्शन में से कौन सी चीजों की यूनिट हो सकती है उसके बारे में भी पढ़ा दिया। जरूरी नहीं इलेक्ट्रिक करंट का ही पूछे, आपसे पावर का पूछ लेगा फिर क्या करोगे, आपसे ओम का पूछ लेगा फिर क्या करोगे, इसलिए मैंने सारे बता दिए। और जितनी भी यूनिट है, देख बच्चे, एक यूनिट आपके एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी, और तो जितनी भी यूनिट है सबको रट लेना, पढ़ लेना, याद कर लेना। इन विच मीडियम इज द स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट, यानी कि किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा हाई होगी। तो भैया किसमें होगी? वैक्यूम में होगी। किसमें होगी? वैक्यूम में होगी। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, लाइट की वह कौन सी प्रॉपर्टी है जो किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है, वह सिर्फ सोर्स पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? सिर्फ सोर्स पर डिपेंड करती है। तो भैया वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज है जो सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? ऑरिजिन पर डिपेंड करती है, सोर्स पर डिपेंड करती, किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है बच्चे। क्या? किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एसआई यूनिट क्या होती है। जो बच्चा बोल रहा होगा कि करंट की यूनिट एम्पियर है, इतना सरल क्वेश्चन, वह बताए भैया कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। चलो मानता हूं आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की यूनिट पता होगी। अब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सबको पता है, नहीं पता तो जान लो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से मैचिंग के क्या क्वेश्चन आ सकते हैं पता है? जिन बच्चे को लग रहा होगा ये क्वेश्चन बहुत आसान था, वह मुझे कैपिटल जी की वैल्यू बताए। कमेंट सेक्शन में लिखे कि क्वेश्चन नंबर 4 जी इक्वल्स टू समथिंग, जो भी वैल्यू है उसको कमेंट करके बताना है। आपको क्या करना है? वैल्यू बताना है कैपिटल जी की आपको, एंड ठीक है। उसके बाद आपको डायमेंशन भी बतानी है, क्योंकि हो सकता है आपसे डायमेंशन पूछ लिया जाए। यानी कि आपको यहाँ पर मैं 24 क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, इतने क्वेश्चन करा दूंगा 24 के रूप में बहरूपिया बन करके।
ठीक है, आप सोच भी नहीं पाओगे कि हमने कितने क्वेश्चन किए। इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को हमने 3 क्वेश्चन बना दिया, ऊपर एक क्वेश्चन था उसको 4 क्वेश्चन बना दिए थे, वही ना। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, यानी पावर ऑफ लेंस की क्या यूनिट होती है, डायोप्टर होती है। मीटर किसकी होती है, लेंथ की होती है बच्चे, किसकी होती है, लेंथ की होती है, मीटर लेंथ की यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि साउंड वेव्स कैसी वेव्स हैं, किस टाइप की हैं। तो जो साउंड वेव्स होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं बच्चे, कैसी होती हैं, साउंड वेव जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। ओम्स लॉ जो है वह किस चीज से रिलेटेड है, क्या वो इलेक्ट्रिक करंट से, वोल्टेज से, रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। जी बिल्कुल, ओम्स लॉ को हम V इक्वल्स टू आई आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, V इक्वल्स टू आई आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें V फॉर वोल्टेज होता है, I फॉर करंट होता है, R फॉर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का मास 10 किलो है। व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द मून, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है, जिसका जो क्या है, मास जो है 10 किलो है। क्या है, मास है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 kg। अब जो बच्चे बोल रहे थे भैया इतना आसान पेपर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं मुझसे पहले। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है, लेकिन मून पर उसका वेट कितना हो जाएगा, यह पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो भैया मून पर क्या होता है, मून पर जो भी यहाँ पर वेट होता है, जो भी आपको वेट दिया जाता है मून पर 1/6 हो जाता है। लाइक आप कह सकते हो वेट ऑन मून क्या हो जाएगा, वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ अपॉन बाई 6 कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि भैया 1/6 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। क्या करता है, 1/6 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। जब हम इसको 10/6 करेंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे, हमने क्या बोला, वेट ऑन मून निकालने के लिए सबसे पहले हम वेट ऑन अर्थ निकालेंगे, जिसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। अब हमको यहाँ पर मास दिया गया है बच्चे, क्या दिया गया है, मास दिया गया है। क्या दिया गया है, मास दिया गया है। तो मास को सबसे पहले वेट में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, मास को हम वेट में कन्वर्ट करेंगे। वेट W इक्वल टू mg होता है, क्या होता है, mg होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेट ऑन मून इक्वल्स टू mg/6 लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, mg/6 लिख सकते हो। m की वैल्यू कितनी दी गई, मास यहाँ पर 10 kg दिया गया है, ग्रेविटेशन की वैल्यू 9.8 होती है, एंड यहाँ पर अपॉन 6 करेंगे। जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो ये 98/6 आएगा। क्या आएगा, 98/6, और इसको जब पूरा सॉल्व करोगे 16.6 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, 16.6 न्यूटन आंसर आएगा। क्या आएगा, 16.6 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 अक्सर पूछ लिए जाते हैं और बच्चे उस जगह पर रह जाते हैं, उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है अगर आप ये मेरा लेक्चर देख रहे हो, अगर आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आप उसे कर पाओगे। फिर भी आपको लगता है नहीं, आपको इस क्वेश्चन में डाउट है, तो एक बार मुझे मेरे सोशल किसी भी प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ये क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिवाइंड आपको करवा दूंगा। ठीक है, सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं PDF आपको वहां पर दे दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। तो भैया किसने की थी, फराडे साहब ने की थी। क्या की थी, फराडे अंकल ने की थी, फराडे अंकल ने की थी। अगला क्वेश्चन कहता है लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ किसका है, डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर किसका यूनिट है, यूनिट नहीं बोला यार, क्या बोला है, यूनिट बोला। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किस चीज का यूनिट है, तो भैया वह डिस्टेंस का है। क्या है, डिस्टेंस का है, टाइम का नहीं है। लाइट ईयर जो यूनिट है किसका है, वह डिस्टेंस का है। अगला क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, यानी कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिक ऊर्जा है, वह किस पर डिपेंड करती है, किस पर आश्रित होती है, निर्भर करती है। तो भैया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल टू हाफ mv², यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मास पर भी डिपेंड करती है, वेलोसिटी पर भी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, मास पर भी डिपेंड करती है, वह वेलोसिटी पर भी डिपेंड करती है। तो क्या आंसर हो जाएगा, मास एंड वेलोसिटी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कहता है द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है बच्चे, क्या है 20 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी इट्स पावर, यानी कि उस लेंस की पावर क्या हो जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू आ जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए तैयार रहना। पावर की जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो क्या होता है 1 बाई फोकल लेंथ होता है, क्या होता है 1 बाई फोकल लेंथ। अगर 1 बाई फोकल लेंथ आप लिखोगे 1/20, ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको इनमें से कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि डायोप्टर जो है यहाँ पर डायोप्टर 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 एसआई यूनिट है और यह आपकी सीजीएस यूनिट है। इस सीजीएस यूनिट को आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसमें आपको 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे आपका क्या होगा, यह जो सेंटीमीटर में है वह मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको जब आप ऐसे लिखोगे तो एक इससे एक ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा इससे यह एक कट जाएगा और एक ही बचेगा, तो यह 1/0.2 बचेगा, बचेगा ना। अब इसको और अच्छे से जब सॉल्व करना चाहेंगे, देखो जहां पर भी आपको कंफ्यूजन लगे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे, बच्चों वाला मेथड इस्तेमाल करना जो 5वें 6वें में सिखाया जाता है। तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यह 10 बन जाएगा और यह 2 बन जाएगा, तो जब इसे हम काटेंगे तो यह 5 डायोप्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 डायोप्टर आ जाएगा। आई थिंक यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम का क्या करेक्ट फॉर्मूला है इनमें से। तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम बी होता है, क्या P इक्वल टू एम बी होता है। अब मुझे कमेंट में बताओ कि मोमेंटम की यूनिट क्या होती है बच्चों, मोमेंटम की यूनिट क्या होती है। मोमेंटम को हिंदी में संवेग बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं संवेग बोलते हैं, ठीक है। अरे भाई मास इनटू वेलोसिटी होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 25 डिग्री सेल्सियस, एक ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वह 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर हमें इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे और इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इस चीज को हम पुराने अपना हमने मॉडल पेपर सॉल्व करवाए थे उसमें जरूर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। हमने बताया था आपको कि अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है किसी भी डिग्री सेल्सियस की यूनिट टेम्परेचर को, तो आपको क्या करना है, अपना जो डिग्री सेल्सियस में दिया गया उसमें 273 को ऐड कर देना है। 273 को ऐड करोगे तो केल्विन में आपको आंसर मिल जाएगा। जब आप इसमें 25 को ऐड करोगे 273 में बच्चे, किसमें 273 में, तो क्या आंसर आएगा 5 3 हो जाता है 8 हो जाता है, 7 2 8 1 9 हो जाता है 298 केल्विन, क्या 298 केल्विन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 298 केल्विन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच गैस इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती, क्या वो ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, एग्जाम में नहीं पूछेगा, मतलब छोड़ देना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर। यह क्वेश्चन कहता है न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस होते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस होते हैं वह कैसे होते हैं। तो भैया इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, क्या होते हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। इक्वल फोर्स तो होते हैं लेकिन उन फोर्सेस की जो डायरेक्शन होती है बच्चे वह अपोजिट होती है, क्या होती है अपोजिट होती है। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट डज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम रिप्रेजेंट। अब यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिजिक्स में भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक एटम में जो प्रोटॉन होता है वह क्या रिप्रेजेंट करता है। एक एटम में जो प्रोटॉन होता है वह क्या रिप्रेजेंट करता है। तो भाई क्या करता है, जो प्रोटॉन होता है वो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है। भाई आपको सुन के शौक लग रहा होगा लेकिन ये सच बात है, जो प्रोटॉन होता है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है बच्चे, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन कहता है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 kg, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वह 5 किलो है, उसकी जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट इज इट्स मोमेंटम। थोड़ी देर पहले ही हमने मोमेंटम का आपको फॉर्मूला बताया था, P इक्वल टू एम बी होता है, m इंटू वी होता है। एंड आपको पता होगा कि मास की वैल्यू जो दी गई है वो 5 kg है, क्या है 5 kg है। और वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड है बच्चे, क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है। इस चीज को यहाँ पर रख दो 5 इंटू 10,
तो क्या हो जाएगा 50 केजी मीटर पर सेकेंड, यह क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैंने मोमेंटम की यूनिट पूछी थी, मोमेंटम की यूनिट भी आपको पता यहाँ से चल गई, मोमेंटम की यूनिट भी आपको यहाँ से पता चल गई, तो आंसर क्या हो जाएगा 50 केजी मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं उनका आवेग कितना होता है, आवेग ही ना बोलते हिंदी में, वेलोसिटी हो, तरंगों की गति वेलोसिटी पूछी गई, ठीक है। चलो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सबको पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कि वेलोसिटी ऑफ साउंड बताओ, साउंड का स्पीड कितना होता है, साउंड का स्पीड कितना होता है यह पूछ ले आपसे, क्या पता। तो साउंड का क्या होता है 340 से लेकर के 344 मीटर पर सेकेंड होता है, बच्चे याद रखना। और यह लाइट की स्पीड से बहुत ज्यादा कम है, इससे लाइट की स्पीड से बहुत ज्यादा कम है साउंड की स्पीड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इसमें से कौन सा चीज है जो कि एनर्जी का सोर्स नहीं है। क्या सूर्य एक सोर्स का एनर्जी है? बिल्कुल। हवा एक सोर्स का एनर्जी है? बिल्कुल। विंड से हम विंड मिल को इस्तेमाल करते हैं और एनर्जी जनरेट करते हैं। कोयला भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन जो पानी है वह किसी भी प्रकार का एनर्जी का सोर्स नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2 kg, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, बच्चे क्या है, मास है वह 2 kg है, मास है वह 2 kg है। सबसे पहले जो भी क्वांटिटीज आपको दी रहती हैं उसको लिख लिया करो। एंड इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड है बच्चे, क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, हाफ mv², क्या हाफ mv², तो हाफ लिखेंगे, मास की वैल्यू क्या थी 2 थी, ठीक है, इंटू वेलोसिटी की वैल्यू 5 थी, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 25 जूल। क्या हो जाएगा बच्चे 25 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चले। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हु गेव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है उसका जो लॉ है वह किसने दिया था। तो बच्चे को पता होगा कि स्नेल चचा ने इसका लॉ दिया था। अगला क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि फोकल लेंथ आपको दिया गया एक लेंस का, उसका पावर निकालना है, क्या है उसका पावर निकालना है। फॉर्मूला आपको मैंने बताया था पावर का क्या होता है, 1/4 फोकल लेंथ होता है। 1/4 फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वह 10 सेंटीमीटर है। इसको हम जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या बन जाएगा 1/0.1 बन जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करके इसको सिंपल में कन्वर्ट कर लेंगे तो यह 10/1 बन जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन की जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 डायोप्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे 10 डायोप्टर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, यानी कि आपको जो गिवन यहाँ पर 4 एग्जांपल्स दिए गए इनमें से कौन सा कंडक्टर नहीं है। तो भैया कॉपर आपका कंडक्टर है, एल्यूमिनियम एक कंडक्टर है, सिल्वर भी एक कंडक्टर है, लेकिन प्लास्टिक कंडक्टर नहीं है। तो आज हमने 24 क्वेश्चन सॉल्व किए इस मॉडल पेपर में। इसके बाद भी हमारे पास 24 क्वेश्चन और हैं इसी मॉडल पेपर में, इसी सीक्वेंस में। अगर आप उनको भी सॉल्व करना चाहते हो, उसमें और ज्यादा अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, आप पार्ट 2 को जरूर देखना। कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया पार्ट 2 जरूर बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही 2024 में आए थे, ऐसे ही 2025 में आने की संभावना है। और कल शाम का मैराथन देखना बिल्कुल भी मत भूलना। कल शाम 6 बजे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का कंबाइंड मैराथन होने वाला है। जब तक आपको सारे क्वेश्चन करा नहीं देते तब तक आपकी क्लास बंद नहीं होगी। कल जो मैराथन कराएंगे उसमें हर प्रकार के क्वेश्चन होंगे, इजी, हार्ड, मॉडरेट, हर टाइप के होंगे, ताकि आपका एग्जाम कैसा भी आए आप उन्हें कर पाओ। मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर आप डिमांड करते हो पार्ट 2 की, तभी पार्ट 2 हम बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।